समाचार पत्र आप सभी का स्वागत करता है। ग्वालियर में जैसा कि आप सभी को पता है, दिनों दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे की मुख्य वजह नशा भी है। आखिरकार ग्वालियर में जहां महिलाएं, बच्चियां, हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है, उसको लेकर के समाज के कुछ लोग हैं जो कि चिंतित हैं और उनकी चिंता अपनी जगह पे लाजमी भी है। हमारे साथ में हमारे ग्वालियर शहर के अति विशिष्ट लोग हैं। मैं आपको परिचय करा दूं कि हमारे साथ में ग्वालियर के अविनाश शर्मा जी, जो कि एचओडी हैं, न्यूरो सर्जन है जेएच में, हमारे इस मंच पर आज उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रम में आनंद गौड़ जी हैं, जो कि वरिष्ठ समाज सेवी हैं और काफी शहर में काम कर चुके हैं। उनका जो अनुभव है आज आप सब लोगों को मिलेगा। हमारे साथ में मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विजय गोयल जी हैं और हमारे साथ में दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं एलन मित्तल जी, वो हमारे साथ में उपलब्ध हैं और इनसे हमें कानूनी जानकारियां मिलेगी। साथ ही हमारे साथ में विजय जादू जी, जो कि ग्वालियर होलसेल क्लॉथ मार्केटर, जो हमारी जो एसोसिएशन है यहाँ की इस पूरे बाजार की, उसके सचिव हैं। हम आप सभी का यहाँ पर इस मंच पर स्वागत करते हैं सर कि आज इस परिचर्चा में भाग लेने के हमारे साथ में आप आए हैं। और इसके साथ ही अगर मैं अपने हमारे और जो यहाँ पर जो लोग हैं उनका मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ समाज सेवी एसएन तिवारी जी हैं। बहुत सारे सोशल इशू हमारे चैनल के माध्यम से भी कई बार इन्होंने उठाए हैं। हमारे साथ में मानव अधिकार प्रोटेक्शन के नाम पर पूरे शहर के अंदर लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने वाले हमारे मित्र राजेंद्र झा जी हैं। हमारे साथ में हमारे मित्र पत्रकार साथी रवि यादव जी हैं, संजीव उपाध्याय जी हैं और ग्वालियर का गौरव कहे जाने वाले जो ग्वालियर में शंख बजा करके हर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, ऐसे विक्रम राणा जी हैं। हमारे साथ में ग्वालियर शहर को हरा भरा बनाने के लिए जगह जगह पर वृक्षारोपण करके और हर संस्था में अपने तरफ से लोगों को फ्री में थैले बांटना, फ्री में पौधे बांटना और लोगों को पौधे देकर के सम्मानित करने का जो कार्यक्रम करते हैं, ऐसे प्रदीप लक्ष्मण जी हमारे साथ में हैं। और हमारे साथ में इस पूरे कार्यक्रम को जो कवरेज कर रहे हैं हमारे साथी प्रथम कुशवाहा जी और रवि सिकरवार जी, रवि वसीम जी और दीपक शर्मा जी, इन सभी के माध्यम से आज हम जो यहाँ पर परिचर्चा करने जा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई है वो होटल बालाजी के संचालक जो है हमारे, जो पीछे बैठे हुए हैं। मैं इनका परिचय करा दूं हमारे दर्शकों से कि इनके यहाँ पर आज ये कार्यक्रम हो रहा है। आप सभी का इस मंच पर सबसे पहले तो स्वागत है सर। सबसे पहले इस परिचर्चा की शुरुआत में विजय जी से करूंगा कि सर, किसी भी शहर के लिए सबसे बड़ी जो रीढ़ की हड्डी होता है वो होता है वहाँ का व्यापारी। एक व्यापारी ही हमारे शहर को ऊंचाइयों पर ले जाता है। आज हम देख रहे हैं जिस तेजी से ग्वालियर शहर के अंदर क्राइम बढ़ रहा है, उसको लेकर के आपकी व्यापारी वर्ग में अगर कुछ चिंताएं हैं तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप उनको थोड़ा सा बताएं। धन्यवाद। जब भी कोई क्राइम होता है और आप अगर उस पर निगाह डालेंगे तो 90% क्राइम व्यापारी के साथ होता है। व्यापारी समाज का एक वो हिस्सा है जो पूरे समाज को आर्थिक रूप से संचालित करता है और सभी की जरूरतों को पूर्ति करता है। अब क्राइम भी क्या है कि पहले तो एक प्रकार का क्राइम होता था, फिजिकल क्राइम होता था। अब दो प्रकार के क्राइम होने लगे। अब फिजिकल के साथ साथ साइबर क्राइम भी होने लगा। पिछले 8 सालों में हमने देखा है देश में तेजी से बदलाव आया है और सब चीज़ है ना, ई पेमेंट, लेना और देना, आप सारे भुगतान चाहे किसी भी चीज़ का खर्चे का करें, चाहे खरीदारी का करें, आपको इलेक्ट्रॉनिकली आपको पेमेंट करने, और उसकी वजह से साइबर क्राइमों में बड़ी तेजी से वृद्धि हो गई। सरकार ने इसको लागू तो किया लेकिन इसकी सुरक्षा के प्रॉपर प्रबंध नहीं किए। इसके कारण से तेजी से हमको OTP के नाम पे और वो जो कोड स्कैन करने के नाम पे या किसी भी योजना में लॉटरी पे कई गंदे तरीकों से लोगों को ब्लैकमेल करके क्राइम बहुत तेजी से बढ़ा है। और उस क्राइम को रोकने के, देखिए, जो फिजिकल क्राइम होता है, सड़क पर लूट होती है, चोरी होती है, डाका डलता है, ये तो पुलिस को हम बुरा भला कहकर और उसको सचेत करके और उसको आप भी अपनी सचेत होकर इस क्राइम का हम क्या करें। और इस क्राइम में सबसे ज्यादा व्यापारी लूट रहे हैं। हमारा व्यापारी इसमें लूटता है सबसे ज्यादा, क्योंकि वो व्यापार के लिए पैसे का लेन देन करता है, पैसे के लेन देन में उसका धंधोखा हो जाता है।
तो मैं ये कहूँगा कि ग्वालियर में क्राइम बढ़ रहा है और ग्वालियर का अपना एक इतिहास भी क्राइम का रहा है, लेकिन ग्वालियर में ऐसा आदतन अपराधी लूट खसोट वाला नहीं था। व्यक्तिगत दुश्मनियों का क्राइम था यहाँ पे, मारपीट का क्राइम था यहाँ पे, लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों लूटें देखने को मिली और उसमें संबंधित संस्थान के कर्मचारी संलिप्त पाए गए, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। एक कर्मचारी, मान लीजिए मेरे यहाँ ड्राइवर है और ड्राइवर पिछले 5 साल से 7 साल से मेरे यहाँ नौकरी कर रहा है, मैं उसमें कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ और उसने ना बताइए 1,40,00,000 रुपए की डकैती जैसी घटना करा दी और बाद में वो पकड़ा भी गया, तो मान लीजिए पुलिस ने अपना काम किया और तत्परता से उसको पकड़ लिया, लेकिन ये स्थिति क्यों आई? स्थिति इसलिए आई कि आजकल मोबाइल इंटरनेट का जमाना है, ई शॉपिंग, ई ऑनलाइन का जमाना है, क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल रहे हैं, उधारी आसानी से मिल रही है, तो आदमी के खर्चे बढ़ गए। खर्चे बढ़ गए, उनकी पूर्ति कैसे करें, तो उसके लिए जब उस पर ऋण का भार बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं छोटी बड़ी लूट के अंदर शामिल हो जाता है। तो मेरा इसमें सरकार से भी ये मांग है कि आपने इलेक्ट्रॉनिकल पेमेंट को बहुत बढ़ावा दिया है, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि है ना मनी जितनी भी है मार्केट में कैश ट्रांजेक्शन की बजाय ये सेफ है, लेकिन इसमें धोखा हो रहा है। आप इसकी रोकथाम के उपाय बताइए। देखिए इतना बड़ा देश है, आप अवेयरनेस के माध्यम से इसको नहीं रोक सकते, आपको इसके ऊपर कोई ना कोई सख्त कानून भी बनाने पड़ेंगे। आज जैसे हमने पिछले दिनों अखबारों में आया कि रांची झारखंड का एक गांव है जामताड़ा, यहाँ से सबसे ज्यादा इस तरीके के क्राइम होते हैं। तो क्या हमारी सरकार के पास पुलिस और फोर्स नहीं है कि उस जामताड़ा पर जाकर अटैक करे और उसके वहाँ पे 1000-2000 जितने भी लोग हैं उनको कंट्रोल कर दे? आज तक वहां से क्राइम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की, केंद्र सरकार की प्रबल इच्छा शक्ति की इसके अंदर कमी है। बाकी है ना, मैं तो सबसे यही कहूंगा कि भैया जो साइबर क्राइम से संबंधित सुरक्षा के नियम अक्सर अखबारों में आते रहते हैं, साइबर एसपी भी अपने प्रोग्राम अक्सर करते रहते हैं, और आप लोगों से भी अनुरोध है कि साइबर क्राइम के ऊपर आप जो साइबर के एक्सपर्ट हैं उनके समय समय पर अगर आप ब्रॉडकास्ट करते रहेंगे तो पब्लिक को उससे बहुत लाभ मिलेगा। और फिजिकल क्राइम में तो जो लूट की घटनाएं बढ़ी हैं वो रुकनी चाहिए, और हालांकि पुलिस ने डबरा केस में भी और इसमें जयेंद्र सिंह केस में भी अच्छी भूमिका निभाई है, लेकिन लोगों में पुलिस का भय होना जरूरी है, तभी फिजिकल क्राइम होगा। आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं इस बात से काफी सहमत हूँ कि लोगों में पुलिस का भय होना बहुत जरूरी है, और ये बहुत चिंता का विषय है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया कि जब हम अपने यहाँ पर किसी कर्मचारी को रखते हैं तो सबसे ज्यादा विश्वास हम उस पर ही करते हैं। अब व्यापारी खुद तो जाएगा नहीं भाई बैंक में पैसा जमा करने, निश्चित तौर पर अपने स्टाफ को ही भेजेगा, और जब उसका स्टाफ ही इस तरह की घटना करता है जैसे कि हाईकोर्ट के सामने हुआ 1.25 करोड़ के समथिंग की जो लूट हुई जिसका भी आपने जिक्र भी किया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है। इसके लिए मैं आनंद जी की तरफ आऊंगा कि सर ये सामाजिक जो हम देख रहे हैं युवाओं में एक बड़े तेजी से एक चलन चलता जा रहा है, क्राइम की तरफ युवा बढ़ता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि शहर में ऐसे कई पॉइंट बन गए हैं जहाँ पर युवा सरेआम वहाँ पर सिगरेट पी रहा है, वहाँ पर ड्रिंक कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि वहाँ से मतलब कभी उनके परिवार के लोग या उनके पहचान के लोग निकलते नहीं होंगे। सबको पता है रूप सिंह स्टेडियम के आसपास में वहाँ पर जो इतना जमघट सा लगता है शाम के टाइम पे, महफिलें सजती हैं, क्या पुलिस को नहीं पता, क्या लोगों को नहीं पता? सबको पता है। लेकिन जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि समाज में जो विसंगतियां हो रही हैं, इस तरह की जो चीजें पैदा हो रही हैं, इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है? क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसलिए मैं आपसे इसके लिए पूछना चाहता हूँ। धन्यवाद भाई साहब। आज स्थिति ये समाज के अंदर कि हम ये देख रहे हैं, पहले शहर के अंदर एक ही शराब की दुकान हुआ करती थी। आज हर गली मोहल्ले चौराहे तिरायों के ऊपर हमारे शासन ने इनको लाइसेंस दे करके और शराब की दुकानें खोल दी और वहीं हाथी खोल दी है। तो आज जो पहले एक आदमी या बच्चा कोई भी जो शराब पीता था वो लेता था अपने जेब में अपने लाता था, या तो घर पे पीता था या कहीं। अब स्थिति क्या हो गई है, उन्हें वहीं हाथों में घुस गए। आपने कहा अभी जैसे कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ लिया उन्होंने शराब को लिया, वहीं पहुए और अपना ड्रिंक किया, वहीं हर साधन उनको मिल रहा है, पानी वहीं मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है, और वहीं ड्रिंक किया और करने के बाद शोर शराबा उद्यमबाजी शुरू कर दी और क्राइम शुरू कर दिया अपना उन लोगों ने। तो इसमें मैं थोड़ा शासन को भी दोषी मानता हूँ कि आज ये जो दुकानें हैं या तो शहर से बाहर कर दी जाए। इस शहर में पहले तो ये हुआ करता था कि मंदिर से 200 और 300 मीटर 500 मीटर की दूरी पर हुआ करती थी। यही नजरिया चौराहे पर देख लीजिए आप, बगल में 2-2 3-3 मंदिर लगे हुए हैं, उनके बगल में दुकान शराब की दुकान है और हाथे लगे हुए हैं।
पहले पुलिस से आदमी डरा करता था, लेकिन जब से हमारे मानव अधिकार आयोग आया तो उससे स्थिति ये हुई कि जो भय था पुलिस का, डंडे का भय था इंसान में, क्राइम में, वो सब खत्म हो गया। इसमें थोड़ा सा मैं अपने जुडिशरी को भी देखता हूँ। पहले स्थिति क्या है, आज स्थिति ये है कि आप कोई भी चालान पेश हुआ और बरसों लग जाते हो, तो जो आपके क्राइम के अंदर जो संलिप्त होते थे, उनके गवाह होते थे, उनको बेला फुसला करके, डरा धमका करके उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है। जब उसमें नहीं मिलते वो बरी हो जाते हैं। जब क्रिमिनल बरी हो जाता है तो लोग आप देखते हैं, अरे यार इस काम में तो बहुत अच्छा है, क्या होना है, कुछ नहीं, आदमी क्राइम कर रहा है और बरी हो रहा है उनकी तरफ से। सर मेरा सवाल ये था, आपने प्रशासन की तरफ जो चीज उठाई, ठीक है, वो एक व्यापारी वर्ग से, जैसे अभी हमारे विजय जी ने बताया, मैंने उनकी बात को माना, व्यापारियों को एक सुरक्षा चाहिए पुलिस से, ठीक है, लेकिन जो मैं आपसे क्वेश्चन है मेरा वो ये है कि सामाजिक सुरक्षा जो है वो परिवार की भी जिम्मेदारी बनती है। हमारे परिवार में पहले जब दादाजी, पिताजी, बड़े भाई कान पकड़ के हमें समझा दिया करते थे कि आपको ये करना है, ये गलत, ये नहीं कर सकते आप। आज सरेआम हम देख रहे हैं कि पिता और बेटा दोनों बैठ करके ड्रिंक कर लेते हैं घर में बैठ करके। जो सामाजिक बदलाव आ रहा है, जो सामाजिक बिखराव हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें जो एक कद्र होती थी रिश्तों की, वो खत्म हो गई है। तो चूंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसलिए मेरा क्वेश्चन आपसे है कि समाज कितना जिम्मेदार है, परिवार कितना जिम्मेदार है? समाज और परिवार तो देखिए, आज बच्चे की जो प्रथम गुरु कहलाते हैं वो माँ और बाप कहलाते हैं और परिवार कहलाते हैं। आज जो भी चीज़ हो रही है शहर में, जो आज हम देख रहे हैं कि जो हम टीवी देख रहे हैं आजकल बैठ कर के, और खुलेआम उसमें सब चीज़ें घर में बैठ के हो रही हैं, तो उसका एक इफेक्ट बहुत बड़ा समाज के ऊपर आकर पड़ा है, समाज में पड़ा है। सर अभी जुडिशरी के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन उठाया है, क्योंकि आप दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में इतने बड़े बड़े केस जब लड़ते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें भी आपके सामने आती होंगी जब किसी बच्चे ने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया, और हम काफी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर इस तरह की वीडियो देखते हैं, इमोशनली काफी लोग उसमें डालते हैं कि ये गलत है। लेकिन जब गलत है, इस तरह के वीडियो डाले जा रहे हैं, फिर भी ये मतलब एक बढ़ता जा रहा है, तो हम क्राइम की नजर से अगर देखें, अगर हम जुडिशल की नजर से देखें, न्याय की नजर से देखें, तो आपको क्या लगता है कि वाकई में हमारा जो कानून है वो अब कमजोर होता जा रहा है, या उसमें हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, दखलंदाजी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए उसका फायदा जैसा आप बता रहे थे सर, दूसरे लोग उठा रहे हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, हर चीज़ के दो पहलू, एक अच्छा और एक बुरा। सबसे पहले तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि मैं ग्वालियर आता हूँ और दिल्ली बैठता हूँ, जब दोनों का फर्क देखता हूँ तो वहाँ से संस्कारों में हम लोग लाभ बना सकते हैं। अभी काफ़ी कुछ बचे हुए हैं, केवल हम अपने शहर के लिए बुरा नहीं बोल सकते, यहाँ अच्छा बहुत कुछ है, और वहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमें ये डर नहीं लगता कि कल रात को हम सोएंगे तो हमारी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ हमारा गला तो नहीं काटती, अभी इतना डर यहाँ नहीं। अब बात करते हैं जुडिशरी, तो इसको कहने में मुझे कैमरे पे भी कोई कमजोरी नहीं है कि जुडिशरी एमपी में कमजोर है। आप अगर कंपेयर करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सबसे पहले हम जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप बताइए 302 और 307 हाफ मर्डर और मर्डर में कितनी बेल दे रहे हैं? गो टू हाई कोर्ट, गो टू हाई कोर्ट, गो टू हाई कोर्ट, इसको लंबा खींचना है, वहाँ रेगुलर बेल दे रहे हैं, अगर है तो अंदर और नहीं बाहर। दूसरी सबसे बड़ी समस्या कि पॉलिटिकल अप्रोच, इसको कोई माने या ना माने, पॉलिटिकल अप्रोच काम कर रही है कहीं ना कहीं। वो इसका आदमी है, ये इसका आदमी है। आप किसी की कार पकड़ लो, वो 10 लोगों से बात करवा देगा। इसके लिए, हालात के लिए जिम्मेदार प्रशासन को कम मानता हूँ, शासन को ज्यादा। कारण साइबर क्राइम के ऊपर बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें बोल रहे हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम चला। डबरा में अगर कोई व्यापारी के साथ साइबर क्राइम होता है तो ये पूरे शहर के इस आसपास के एरिया के व्यापारियों का चेहरा है, ये पूरे व्यापारियों का चेहरा है। इनको इस तकलीफ का एहसास है।
डबरा में बैठा आदमी साइबर क्राइम के किस थाने में जाएगा? कोई है थाना? आप बोलते हो हमारे 50-60 थाने हैं और साइबर जोन एक जोन से आप पूरा काम देख लोगे। दूसरा, आप बाइक से घूमते हैं सारे पुलिस वाले, मिनिमम बाइक, आप उसको खर्चा क्या देते हो? आप साइकिल। उसके बाद बाहर बेचते हो ना, तो उसके खाने का इंतजाम, ना उसके TADA की सही व्यवस्था। कंपेयर कीजिए दिल्ली पुलिस और ग्वालियर पुलिस को, क्या मिल रहा है? दूसरा, पुलिस की केवल बुराई नहीं की जा सकती, पुलिस की अच्छी चीज। कितने केस मैं देख रहा हूँ लगातार उन्होंने पकड़े हैं, कितनी ड्रग्स पकड़े हैं। हमारा तो इस स्थिति में हमारा पॉइंट अभी पुलिस नहीं है, हमारा पॉइंट ये है कि जो युवा भटक रहा है, जिससे क्राइम बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, हमारा पॉइंट वो है। हम पुलिस आ जाते हैं बात शुरुआत इस पॉइंट से। OTT देख लीजिए आप, जितने आज की डेट में सीरियल्स चल रहे हैं वो इस तरीके के चल रहे हैं कि आप साथ बैठ के देखिए। नशा और व्हाटएवर बहुत कुछ जो दिखाया जा रहा है पूरा कागज है। 14 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा पूरा कागज है। इनकी और इन सब की तरह समझदार नहीं है वो। उस वहाँ जो छपता जा रहा है ना, वो उसी को फॉलो करेगा। मतलब जिस तरीके का हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, हम अपने गरीबान में नहीं देख चाहते हैं। आप देखिए जो लोग सन 1940 से लेके 1980 के बीच में जो पैदा हुए, आजकल उनके बच्चे सब जवान। 1980 तक के जो हुए हैं, 1940 से उनके सबके बच्चे अभी इस टाइम जवान। कहीं ना कहीं आपका बच्चा आपको बोलो कि आप ऐसा करो, वो नहीं, जो आप कर रहे हो उसको फॉलो करें, वो उसको फॉलो कर रहा है। इसके जवाब इसका जवाब हमें अपने आप में भी देखना है कि हम क्या संस्कार दे रहे हैं। घर में महिलाएं सास बहू के सीरियल देख लो, बच्चा क्या लिख के आ रहा है, किससे बात कर रहा है, मोबाइल पे क्या देख रहा है, कोई मतलब नहीं। तो हमारी तो कहीं ना कहीं पूरा समाज जिम्मेदार है और परिवार जिम्मेदार है। परिवार जिम्मेदार है। तो युवाओं को बिगाड़ने में परिवार और समाज कहीं ना कहीं ढील बरत रहा है। इसके लिए ये हमको देखने को मिल रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट आज भी इंटरनेट पे लगाम नहीं लगा पा रही। हमारे बीच में डॉक्टर अविनाश शर्मा जी हैं और मैं उनसे पूछूंगा कि इस बारे में वो हमें बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीजें अभी आपने सुनी इन लोगों की। अब जैसे कि हमारे मित्र साहब अभी बता रहे थे कि परिवार का और समाज का जो प्रभाव है, जो बच्चा देख रहा है, टीवी पर देख रहा है, OTT पर देख रहा है, उसका प्रभाव उस पर भी बढ़ रहा है। तो एक, आप चूंकि डॉक्टर है तो आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि जो मनोभाव एक बच्चे के होते हैं, क्या वाकई में उसका असर इस पर पड़ रहा है कि युवाओं के बीच में क्राइम के प्रति और जो जिस तरीके का हम देख रहे हैं नशा प्रवृत्ति बढ़ रही है। सभी ने बहुत अच्छा बोला, जिसका जो एक्सपीरियंस था और जो एक्सपीरियंस सभी लोगों का, वही एक्सपीरियंस मेरा भी है। क्योंकि मैं तो चिकित्सक भी हूँ, मैं हमेशा खुशी में कम, दुख में ज़्यादा रहता हूँ, लोगों के दुख में। तो अभी आपको नहीं मालूम कल शहर में कितने एक्सीडेंट हुए, कितने लोग मरे, कितने लोगों ने फांसी लगाई, कितने लोगों ने जहर खाया, मुझे पूरा मालूम रहता है। तो दिन भर मैं इसमें रहता हूँ, रात में खुशी में भी रहता हूँ, लोगों के साथ में भी रहता हूँ, तो मैं दोनों पहलू समझ सकता हूँ। निश्चित ही क्राइम बढ़ा है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। क्राइम का तरीका चेंज हो गया। मैं आपको बताऊँ, पहले जो क्राइम होता था ऑर्गेनाइज क्राइम होता था, ऑर्गेनाइज कि इस शहर का, इस मोहल्ले का ये गुंडा है, माधव कॉलेज का वो गुंडा है, नई सड़क के ये गुंडे हैं, ये होता था। अब ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। सडनली मालूम पड़ता है कि आपके घर में जो नौकर बैठा हुआ है वही क्राइम कराने वाला है। तो आपका कोई भी क्रिमिनल हो सकता है। आप इतने लोग बैठे, इनमें से कोई भी क्रिमिनल हो सकता है, कोई भी क्रिमिनल हो सकता है, ठीक है ना। लोगों ने मर्डर किया, जिसने अपनी वाइफ का गला काटा, वो क्रिमिनल थोड़ी था, लेकिन उसकी मेंटलिटी क्रिमिनल हो गई। कैसे हो गई? उसने गूगल पे देखा, उसने अल्टीमेटली मोबाइल वाली बात आ रही कि मोबाइल पे आजकल हर कुछ अवेलेबल है। मुझे देखना है, मैं अगर डाल दूँ, मैं कुछ भी उल्टा सीधा वर्ड डाल दूँ कि किसी भी चीज़ के बारे में कि मुझे किसी को मारना है तो कैसे उसका गला काटूंगा, तो वो भी इस पर मिल जाए। और मैं तो दूसरी बात नहीं, मेरा बच्चा खुद देखता है, वो बताता है जो वो डैडी इस पर ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं न्यूरो सर्जन हूँ। तो उसने मैं एक बार बचपन में उससे बोलता है
कि आप सबको ऐसे ही बोलते हो, कैसे बोले? मैं गूगल पे देखा, मैंने ये बोलते नहीं है, ये तो मारने का तरीका है। ब्रेन ऑपरेशन करना एक अलग चीज़ है, मैं रोज खोपड़ी खोलता हूँ लोगों की, तो खोपड़ी खोल के इलाज करना अलग चीज़ है और खोपड़ी काट के मारना अलग चीज़ है, दोनों चीज़। लेकिन क्या है, बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि क्यूरियसिटी है ना। कल ही मैं बताऊँ, कल ये मैं किसी के यहाँ मैं भंडारे में गया, तो 1 साल का बच्चा मोबाइल को लेके ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर रहा था खटाखट, और जैसे मोबाइल छुड़ाते तो रोने लगता था, मोबाइल पकड़ा तो बैठ रहता था। तो उसके पापा बोलते हैं सर ये मोबाइल दे दो, 4-4 घंटे बैठ रहता है। तो बच्चा पैदा होते ही मोबाइल से खेल रहा है, तो उसके मन में आज वही एक चीज़ उसके दिमाग में आ जाती है। अब वो नशे की चीज़ भी देख रहा है, आपका बच्चा नहीं मान रहा, क्या देख रहा है? पापा को नहीं मान रहा, पापा बिजनेस में नौकरी पे, मम्मी खाना बना रही है, उनका बच्चा मोबाइल पे क्या देखता है किसी को नहीं मालूम है। मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ एक कार्यक्रम चल रहा है बेटी बचाओ अभियान। अभी मैं बहुत सामाजिक कार्यक्रम में जाता हूँ, तो मैंने वहाँ बोला कि बेटा बचाओ अभियान चला, तो बोले सब ये क्या होता है, बेटे को कौन मारता है? मैंने बचाओ नहीं, ये आपका बेटा क्या कर रहा है? भैया मेरा लड़का या 4 लड़के अपने मोहल्ले के चौराहे पर चारों मोबाइल में क्या देख रहे हैं? क्या वो भागवत गीता देख रहे हैं? क्या वो प्रवचन सुन रहे हैं? पिताजी ने पूछा बेटा तू क्या कर रहा है? लड़की से तो पूछेंगे कहाँ गई थी, किससे मिल के आई, कब कॉलेज से आई, लड़के से कोई नहीं पूछता। मैं रोज देख रहा हूँ, मैं दुख की बात है, 16, 17, 18 साल के रोज मेरे यहाँ लड़के मरती हैं, एक्सीडेंट करके आते हैं और मरते हैं, उनके माँ बाप को मालूम पड़ती है क्या दशा होती है लोगों की। और मैं जब भी मोटरसाइकिल पर तेज चलाते हुए देखता हूँ, मैं तो मेरे मन से निकल जाता है, क्यों अकेला है क्या घर में, क्या और तो ये तो नहीं है क्या, बहुत सारे बच्चे हैं क्या, मरना है क्या? मैं भाई साहब बिजनेस वाले हैं, मैं आपको बताऊँ यहाँ पर बहुत सारे हो सकता है सिंधी भी हो, जैसे उनका बच्चा थोड़ा बड़ा होता है वो एक्टिवा सिखा लेते हैं कॉलोनी में। तो मैंने एक सिंधी जी के उनका बच्चा गिर पड़ा, तो वो मेरे पास आमी साहब एक्टिवा कौन सिखा रहा हूँ? बोले इससे सिखा रहा हूँ, दुकान पे खाना ले आएगा लंच बॉक्स। मैंने जिसकी उम्र तो 14 साल है, और जी मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, आप देख लीजिए कॉलोनी में रात को आप एक्टिवा से आप सिखा रहे होंगे, तो छोटा बच्चा गाड़ी चला रहा है, वो गाड़ी चला के एक्सीडेंट भी कर देता है। दूसरा एक सामाजिक जो पहलू है वो है नशा। नशे के बारे में सभी लोगों ने बोला ही है, मेरा थोड़ा अलग कहना है। सभी लोगों ने कहा कि दुकानें बहुत हो गई हैं, किसी ने कहा शहर से बाहर दुकान होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ यूरोप में तो वहाँ पे तो कोई ठेका नहीं होता, वहाँ तो दुकान हर जगह मिलती है शराब। अमेरिका में हर जगह शराब मिलती है, वहाँ नाली में कंडले रहती है, वहाँ एक्सीडेंट क्यों नहीं होते हैं, वहाँ लोगों की लिवर क्यों खराब नहीं होती है? इंडिया में क्यों लोगों की लिवर खराब हो रहा है? इंडिया में इतना क्राइम क्यों हो रहा है? इंडिया में इतने एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि 2 कारण है इसके। हमारे यहाँ रूल बहुत है, यहाँ पर बीड़ी पीना मना है, 500 रुपये जुर्माना। 500 रुपये जुर्माना कौन ले रहा है? मेरे अस्पताल में जगह जगह लगा हुआ है, यहाँ पर थूकने पर 200 रुपये लिए जाएंगे। आज तक मेरे अगर आप RTI में पूछोगे कितने लोगों से थूकने में पैसे लिए, एक से भी नहीं लिए। हेलमेट लगाना जरूरी है, कितने लोग बिना हेलमेट लगाए चल रहे हैं या हेलमेट लगा के चल रहे हैं? हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है रूल का, हमारे यहाँ जो नियम है उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। दिल्ली में आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में कोई भी रात में शराब पिएगा तो ड्राइवर से बैठ के आएगा वो, लेकिन वो खुद नहीं चलाएगा गाड़ी। हमारे यहाँ लोग शराब पी रहे हैं, अभी पेपर में आया है कि रात को शराब पी के लोग मौत लेके घूम रहे हैं रोडों पे, रोज एक्सीडेंट हो रहा है। उस दिन गाड़ी देखो शिवाजी उसमें घुस गई अंदर। सर समस्याएं तो हैं, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, मैं आपसे ये थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि इसका समाधान क्या है, आपकी नज़र में इसका समाधान क्या है? ये समाधान, सबसे बड़ा समाधान देखो मैं बताऊँ, किस तरीके का प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है? हर चीज़ का समाधान तो घर से ही चालू करना पड़ा। जी। समाधान घर में ही है। मैंने आपको सबसे पहले समाधान बताया था, बेटा बचाओ, बेटी बचाओ, वैसे बेटा बचाओ। हमारे साथ में विजय राजू जी हैं। विजय जी, आपसे मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी हमारे साथ में विजय साहब ने बताया, गोयल साहब ने, कि व्यापारियों के साथ में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, व्यापारी डरा हुआ है। और चूंकि आप एक यहाँ के एसोसिएशन का आप एक मेन पार्ट हैं, मतलब आप सचिव हैं, तो आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आपकी ऐसी कौन सी समस्या है जिसको आप इस मंच पर रखना चाहते हैं, और कौन सी ऐसी मांग है जो आप प्रशासन के सामने अपने व्यापारी भाइयों के लिए करना चाहते हैं? दोनों चीजें। सबसे बड़ी कहूँगा कि आजकल बाजारों में कोई सेफ्टी नहीं है, केवल पुलिस ट्रेन लेके आती है, गाड़ी ले जाती है, आपको उसके लिए घूम रहा होगा, उसको डर नहीं है। प्रशासन कहता है कैमरे लगा लो, आप सीट पर जाओ, उसको होता नहीं है। और प्रशासन कैमरे लगवाने की मंशा है तो कम से कम प्रशासन अपने पास से हर चौराहे पे इतने बड़े कैमरे लगा सकती है कि 4-4 फुट 10-10 मीटर भी नहीं ले सकता है। और उससे यहाँ तक ये बात हो रही है शराब की है, इसकी मैं काफ़ी ऐसे माओं को जानता हूँ जिनके घर के संस्कारों में प्यार लेसन भी नहीं है, लेकिन उनके बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ उनको इतनी आसानी से उपलब्ध हो रही है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, नशा, लड़कियाँ या कुछ भी हो, इतनी आसानी से हो रही है, वो तुरंत भटक के वहाँ चला जाता है।
माँ आपको जब मालूम पड़ता है तो डॉक्टर ने कहा कि वो सुसाइड केस पे आया था, उसको पैसा आसानी से मिल जाता है, सब मिल जाता है उसको। तो सब कुछ आसानी से मिल रहा है, इसलिए ये विसंगतियां बढ़ रही हैं समाज के अंदर। इसको लेकर के हमारे जो पैनलिस्ट में बहुत सारे लोग थे, तो हम इनसे भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। सर राजन जी, अभी जैसे कि गौर साहब ने भी ये बताया कि अगर हम कुछ ज्यादा सख्त एक्शन ले लें किसी भी चीज को लेकर के, तो मानव अधिकार के नाम पर जो संगठन है वो आ जाते हैं और वो कहते हैं कि साहब ये मत करिए। क्योंकि आप एक मानव अधिकार प्रोटेक्शन का एक संगठन भी चलाते हैं, तो क्या लगता है कि इस तरह की चीजों को रोकने के लिए भी क्या मानव अधिकार प्रोटेक्शन बीच में आता है? पहली चीज तो ये थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं है। मैं और सबको बताना चाहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। होता क्या है कि मानव अधिकार उसी केस में सामने आता है जिसमें उसको 1% ये लगता है ये व्यक्ति जेन्युइन है और उसको अननेसेसरी परेशान किया जा रहा है। बाकी अगर देखा जाए तो अभी ग्वालियर में जैसे आदरणीय गोयल साहब ने बताया कि पुलिस ने ट्रेस की घटनाएं हुई हैं, तो उसमें भी मानव अधिकार ने कोई इंटरफेयर नहीं किया। इससे पहले और भी कई मर्डर के केस खुलासे हुए हैं, उसमें मानव अधिकार ने नहीं किया है। और बाकी एक डॉक्टर साहब ने भी बताया था, मैं इनकी बात को दोहराना चाहूँगा कि मोबाइल घर से हमारे से शुरू होता है क्राइम। अभी लॉकडाउन की बात कहें या लॉकडाउन के बाद की बात कहें, बच्चों में जो स्कूल से चलाया गया है ना ऑनलाइन पढ़ाई का सेशन, सबसे बड़ा मेरा पर्सनल सजेशन है, सबसे बड़ा क्राइम वहाँ से शुरू हुआ है। उसका कारण है बच्चों को मोबाइल दे दिया, लैपटॉप दे दिया, आईपैड दे दिया, आप आराम से देखिए। और शासन को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो आजकल जो यूट्यूब खुलता है ना, तो हम सब ये यूट्यूब चलाते हैं, खोलते हैं, तो उसमें अश्लील फोटोज, अश्लील वीडियो सबसे पहले खुल के आता है। अब बच्चे हैं, बच्चों का तो दिमाग चलता है। डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरा बच्चा देख रहा था जैसे ऐसा वगैरह वगैरह, तो अधिकतर ये बिल्कुल सही है इनका कहना। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो जो केंद्र सरकार है उसको इस पर अंकुश लगाना चाहिए। दूसरी बात हुई है आपकी नशे की। तो जो नशा है वो इस तरीके से इस कदर हावी हो गया है युवा पीढ़ी पर कि अब उससे वापस आना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपने बताया था जैसे कि पिता और बेटे दोनों, अब तो देखने में आता है कि माँ और बहन भाई पूरा परिवार एक साथ बैठ के नशा कर रहा है। ये ठीक है, आप युवा हैं, आप समझदार हैं, आप नशा कर रहे हो, लेकिन जो छोटा बच्चा घर में बैठा हुआ है, टेबल पर बैठा हुआ है, उसमें बचपन से ही वो एक्टिविटी आना शुरू हो जाती है नशे के प्रति। और फिर जब वो गलत संगत में जाता है तो सबसे पहले वो नशा करना शुरू करता है, क्योंकि उसके पास उद्देश्य मोटिव है कि मेरे मम्मी पापा भी नशा करें। और मानव अधिकार का मैं ये कहूँगा कि मानव अधिकार तो मतलब मानव अधिकार जो है गौर साहब जी के सामने ही बैठे हुए हैं, ये संगठन चला। मेरा सिर्फ कहना उद्देश्य इतना था जी पहले मानव अधिकार नहीं था देश के अंदर, जी तो पुलिस 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती थी जी। और क्रिमिनल जो होता था डरता था। आज भी करती है। नहीं, आज नहीं डरता बिल्कुल भी। आज तो उसे मारना आज तो पड़ेगा, पहले हत्या के बचाने पहले का। हथकड़ी लग करके आता था, अब रस्सियों से बंध के आता है। जी। पहले मुंह खुला आता था तो एक सामाजिक डर हुआ उसका करता कारण था। है सर। एक मिनट सर, पहले क्या है कि पहला खुला हुआ आता था तो एक सामाजिक डर होता था कि यदि आज गौड़ साहब ने कोई गलत काम किया है तो वो चेहरा जब पुलिस लेके जाती है तो आधे वो शर्म से मर जाता था और वो अपने उन काम को बंद कर दिया। आजकल तो सर दिक्कत आगे ये है, सर उसका नाम भी गलत नहीं लिख इस्तेमाल सकते। होने लगा ना सर। अब तो नया नियम आ गया है आज ग्वालियर में कि अपराधी का आप नाम नहीं लिख सकते। अब आज स्थिति क्या मतलब हो गई? अपराधियों का नाम किसी नहीं को पता चलने पड़ेगा, के तो अपराध लिए तो कोई भी अकेली करे। आंखें खुली रहती हैं क्रिमिनल की, बाकी पूरा मुंह से ढक दिया जाता है। तो मेरा जहाँ तक मानना है मतलब तो मानव ये अधिकार ने कहीं ना कहीं संरक्षण किया है जी हाँ। कुछ ना कुछ, है? तो ये सब मेरा सिर्फ उस तरफ मेरा इंडिकेशन है, बाकी और ऐसा नहीं है कि मानव अधिकार हालांकि उनका कहना बहुत है से कि मामलों में अच्छी भी वो चीज अपने है। के पे सही बोल रहे हैं कि हम जहाँ गलत हो रहा होता है वहाँ दखलंदाजी करते हैं, पर ये बात भी सही है कि कहीं ना कहीं उसका सहारा लेकर के कुछ लोग बच भी जाते हैं। अब आपका कहना भी ये सही है। हमारे साथ में एक आईटी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, एसके तिवारी जी, और इनका बहुत बड़ा आईटी का काम है। तो मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि बार बार ज्यादातर जो हमारे जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि मोबाइल, इंटरनेट ये कहीं ना कहीं समाज के युवाओं को बिगाड़ने का काम कर रहा है। तो आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या इसमें वाकई में बहुत बड़ी सच्चाई है? इंटरनेट पर अच्छा और बुरा दोनों तरह का मैटर है, तो सिर्फ लोग बुरे मैटर को ही देखने क्यों जा रहे हैं? क्यों आकर्षित हो रहे हैं जो नशा है उसकी तरफ? क्यों आकर्षित हो रहे हैं क्राइम की तरफ?
क्यों वहाँ पर जो अच्छा इंटरनेट पे अच्छा मटेरियल जो डला हुआ है, मोटिवेशन कैसे कर सकते हैं, आप अपने आप को आगे ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, व्यापार को बढ़ा कैसे सकते हैं, नया बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, ये भी वीडियो डले हुए हैं। क्यों इसको ज्यादा फॉलो नहीं कर रहे हैं? थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए। यहाँ पे सब मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं और मेरे लिए आदरणीय हैं और सबका अनुभव मुझसे बहुत ज़्यादा है, पर क्योंकि 13 साल से करीबन मैं एक आईटी फर्म चला रहा हूँ, तो मेरे सबसे कुछ सवाल हैं। जापान में हमसे पहले 5G आ गया, पर अगर आप वहाँ के संस्कार देखेंगे तो हमसे कहीं ज़्यादा आगे। आप जो सर्च करते हैं उसी से ही रिजल्ट रिफाइन होकर आपके पास आता है। रिजल्ट अलग से नहीं निकलता, गूगल आपको कुछ अलग से नहीं दिखाता। आप जो सर्च कर रहे हैं उसके एड्स भी वैसे चलते हैं जो आप सर्च कर रहे हैं। इसकी शुरुआत कहाँ होती है? जब हम क्राइम पे आते हैं तो क्राइम की शुरुआत कहाँ होती है? क्राइम की शुरुआत होती है आपके घर से। जापान में और आप में अंतर देखेंगे तो इसमें एक बहुत बेसिक अंतर है कि जापान में आज भी जमीन पर बैठकर पूरा परिवार साथ में खाना खाता है। यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हैं, मुझे बताइए किसने आखिरी बार पूरे परिवार के साथ एक साथ खाना खाया था? ज्यादातर लोग इसमें ना ही बोलेंगे, एक आध उदाहरण होते हैं, एक साथ एक्सेप्शन होते हैं, ज्यादातर लोग ना बोलेंगे। कारण है डिप्रेशन। जब आप अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाएंगे, आप अपना एक प्राइवेट स्पेस बना लेंगे एज अ पेरेंट्स, तो आपका बच्चा कहाँ जाएगा? वो कहीं ना कहीं तो, जो एक डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर इंसान को टाइम टू टाइम डोपामिन की जरूरत होती है। वो अपना डोपामिन कहीं ना कहीं तो ढूंढेगा। वो डोपामिन के लिए फिर अपने कुछ आदर्शों को फॉलो करेगा। वो इंस्टाग्राम पे जाएगा, वो रील्स देखेगा, वो फेसबुक पे जाएगा, वीडियोस देखेगा, उनको फॉलो करने की कोशिश करेगा, उनकी लाइफस्टाइल को फॉलो करने की कोशिश करेगा, उनके जैसे कपड़े पहनने की कोशिश करेगा। माँ बाप की हैसियत नहीं है वो कपड़े पहनाने की। फिर वो क्या करेगा? उसके दिमाग में क्राइम पैदा होगा कि मैं कोई शॉर्टकट लेता हूं। पहले सिखाया जाता था, बेटा मालिक है जिसके आप काम कर रहे हो, आप उसके यहाँ नौकर हो, आप वहां तक जा सकते हो, आप धीरे धीरे बढ़ो, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ो। आज वो सीपिंग गायब हो गई। स्टार्टअप्स का जमाना है, कहीं गायब हो गई है। हर इंसान एक लंबी छलांग मारना चाहता है, एक शॉर्टकट मारना चाहता है। अगर हम स्टार्टअप्स की बात कर लें तो आप जानते हैं 90% स्टार्टअप जो ऑनलाइन आए हैं, अगर हमारे साथ व्यापारी संघ के बहुत वरिष्ठ जन बैठे हुए, वो जानते हैं कि उनकी अगर आप जमीनी हकीकत जानेंगे तो उनका बेस कुछ नहीं है, एक बुलबुला है, कभी भी फट जाएंगे। तो ये क्या है, हर चीज में शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं क्राइम डिप्रेशन से शुरू होता है। आप घर में अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देना चाहते हैं, आप अपने प्राइवेट स्पेस में बिजी हैं, और प्राइवेट स्पेस से मोबाइल से शुरू नहीं होता। प्राइवेट स्पेस के कई कारण घर से भी शुरू होता है जी। सर क्या मानते हैं, परिवार जिम्मेदार है, इंटरनेट भी जिम्मेदार है? हर सिक्के के दो पहलू हैं। इसके लिए परिवार जिम्मेवार है, न केवल इंटरनेट जिम्मेवार। इंटरनेट के कई सारे बच्चे थोड़ा सा दीजिए। मेरा नाम विपिन तिवारी है और मैं यहाँ पे कपड़े का काम है, होलसेल का। तो मैं इस चीज को कभी गलत नहीं मानता हूँ कि इंटरनेट से दुरुपयोग नहीं, इंटरनेट दुरुपयोग नहीं करता। ये सारे लोग बेरोजगार भी हैं। अगर वो गूगल देखते हैं तो बेरोजगारी में गलत जगह चले जाते हैं गूगल देखने के लिए, और फिर उनके दिमाग में क्राइम आता है। मतलब आपका मतलब है कि इंटरनेट का थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ रहा है। हमारे बीच में प्रदीप लचड़े जी हैं। प्रदीप लचड़े जी समाज सेवी हैं, पर्यावरण के लिए बहुत सारा काम करते हैं। प्रदीप जी आप थोड़ा सा बताइए कि युवाओं में, ग्वालियर में जिस तरीके का क्राइम हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच में पुलिस के अधिकारी भी हमारे बीच में आ गए हैं, और अभी मैं इनसे बात करूंगा थोड़ा सा। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको लग रहा है, इंटरनेट जिम्मेदार है, परिवार जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है युवाओं को बिगाड़ने में? पूरी तरह से तो इंटरनेट ही, जब से ये ऑनलाइन शिक्षा पद्धति पर जोर दिया गया है, तब से ही बच्चों के हाथ में जो एक छोटा सा यंत्र पकड़ा दिया गया है, चाहे वो स्कूल की तरफ से हो या प्रशासन की तरफ से हो, सभी तरफ से हो, तो उससे भी क्राइम बढ़ा है। कैसे सुधारा जा सकता है? सुधारा इसलिए जा सकता है, इसी तरह से अभी कर्नाटक में एक स्कूल में बच्चों के बैग चेक किए गए, उसमें इतनी आपत्तिजनक चीज़ें मिली
कि सब दंग रह गए, तो उन्होंने बच्चों की तरफ बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और बच्चों की तरफ ध्यान देने के साथ साथ उनके लिए वो मोबाइल में क्या देख रहे हैं वो भी देखने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग अपने इतने बिजी लाइफ में हो गए, घर में पेरेंट्स दोनों, मदर फादर दोनों कमा रहे हैं, तो उस वजह से बच्चों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान बच्चों की तरफ ध्यान नहीं हो पा रहा है, पेरेंट्स नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। आपको लगता है आप उसके घर में बच्चों पे ध्यान दे पाते हैं कि नहीं दे पाते? मैं ये कहना थोड़ा सा परिचय भी दीजिए। मेरा नाम मनोज जसवानी है, मैं न्यायविहार में ही एक व्यापार करता हूँ। अभी ये अनुराग जी कह रहे थे कि जो बच्चों को एक छोटा सा एजेंट से पकड़ा दिया गया है। अब समस्या इस बात की है कि बच्चे का पढ़ाई का टाइम भी खत्म हो गया, उसके बाद हमको क्या पता कि वो क्या कर रहा है। अगर हम उससे कहते हैं कि भाई अब तुम्हारा पढ़ाई अभी मेरा बात बाकी है तो मेरे पास कोई शब्द नहीं होती उसको मना करने के लिए। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका अगर कोई हल हो तो इतने सारे लोग बैठे हैं, इसका कोई हल हो तो बताएं। ठीक है, हमारे बीच में अभिषेक रघुवंशी जी थाना प्रभारी कपू हैं और ये पुलिस का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आपसे हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, हमारा आज का जो विषय है हम आपको बता दें कि हमारे बीच में विजय गोयल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, अविनाश शर्मा जी हैं, JHK न्यूरो सर्जन HOD हैं, अविनाश आनंद गौड़ जी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, हमारे बीच में एलन मित्तल साहब हैं, विजय जी हैं जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं समिति के, हमारे बीच में अशोक शर्मा जी और समाज के बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर आए हुए हैं। और जो चीजें अभी निकल करके आई हैं कि ग्वालियर में जो क्राइम बढ़ रहा है, ग्वालियर में जो नशा बढ़ रहा है, उसको लेकर के व्यापारियों में कहीं ना कहीं डर भी है कि भाई अब किससे हम देखें, तो पुलिस की तरफ भी देखते हैं। पुलिस की भूमिका बड़ी हर शहर के अंदर बहुत बड़ी होती है। थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि ग्वालियर के क्राइम को रोकने के लिए पुलिस की क्या तैयारी है, जिस तरीके से लगातार शहर में कहीं भी क्राइम हो जाता है। और जो CCTV फुटेज की बात अभी निकल करके आई है कि ऐसा देखने में आता है कि कई बार कोई क्राइम होने के बाद में जब CCTV फुटेज लेकर के भी बंदा पहुंच जाता है, व्यापारी पहुंच जाता है, कोई जो फरियादी पहुंच जाता है, उसके बावजूद भी मतलब उस व्यक्ति को पकड़ने में पुलिस असफल हो जाती है। तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ जो हमें यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो माननीय सदस्यगण यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि जो सामाजिक विसंगतियों पर चर्चा का विषय है, इसमें पुलिस का रोल ये है, आप सभी व्यापारीगण अपने पास CCTV कैमरे वगैरह जो है हर जगह उपलब्ध होनी चाहिए। दुर्घटना कब हो रही है, किस समय हो रही है, इनके नियंत्रण के लिए सबसे जरूरी है आपके पास CCTV हर दुकान में, हर संस्थान में, हर परिधान में CCTV वगैरह हो। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो अपने को पुलिस की तरफ से, पुलिस तो अपना योगदान लगातार 24/7 पुलिसिंग करके देती है। पुलिस की तरफ से रात में भी 24/7 आप देखते हैं कि गश्त पेट्रोलिंग पुलिस के द्वारा लगातार की जाती है। बाकी साइबर अवेयरनेस जो होना चाहिए लोगों में, वो जागरूक होना चाहिए। मोबाइल के साथ साथ जो आप चर्चा कर रहे थे अभी, मोबाइल, बैंक, ये सारी चीज़ें बहुत सीक्रेट अपनी रखनी चाहिए। आप देखते हैं कि बहुत सारे नाम फोन आते हैं, बैंक, OTP आदि, ये बहुत कॉमन सी बात पे एक फ़ोन आता है, आप OTP अपना शेयर कर देते हैं। ये जो कॉमन सी चीज़ें हैं, इनमें अपने को जागरूक रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। बस ये पुलिस की तरफ से सुझाव। हमारे बीच में समाज सेवी अशोक शर्मा जी भी मौजूद हैं। शर्मा जी, आपने बहुत सारे लोगों को भी सुना, जो हमारे अतिथि हैं उनको भी सुना आपने। आप लोग तो बताइए कि सामाजिक विसंगतियां जो बढ़ रही हैं, युवाओं में जिस तरीके से क्राइम का क्रेज बढ़ रहा है, युवाओं में जिस तरीके से नशा बढ़ रहा है, इसके पीछे इंटरनेट एक जिम्मेदार है, कोई कह रहा है परिवार जिम्मेदार है। आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? और सबसे बड़ी चीज कि ये जो जिम्मेदारियां जो है ये तो डाली जा रही है, लेकिन क्या वाकई में ये जिम्मेदारियां हमारी स्वयं की नहीं? थोड़ा सा मुझे बताइए। धन्यवाद संजय जी। पहली बार तो मैं दोबारा से आपको धन्यवाद दूंगा कि अपने हर कार्यक्रम में आप मुझे आमंत्रित करते हैं, और अपने मंच का भी मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने बहुमूल्य समय है हम सभी के लिए निकाला। बात बड़े पते की है, हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा कि बाल मन है ना, मनोवैज्ञानिक चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि विसंगतियों में न जाते हुए हम युवा वर्ग की बात करें या बच्चों की बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्राइम टाइम टू टाइम नेचर बदलता है, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो क्राइम पर हम बहुत ज़्यादा बात न करते हुए बाल मन और युवाओं पर बात करें कि हाउ वी कैन कंट्रोल देम।
इसके लिए मेजरली व्हाट आई फील अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि हमारे पारिवारिक जो परिदृश्य है वो जिम्मेदार है। रीजन पहले संयुक्त परिवार रहते थे। संयुक्त परिवारों में छोटा बच्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ केयर टेकर में रहता था। आज बच्चा वास्तव में हम दो, हमारे दो को छोड़ के अब हम दो और हमारा एक ना आ गया है। अभी मैं किसी रात को ही एक ऐसे परिवार से मिला गौर साहब जो दोनों कंज्यूमर कोर्ट में हैं एंड दे आर पोस्टेड एट छतरपुर एंड द सिंगल सन इज स्टेइंग एट ग्वालियर। वो अपने फ्लैट में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो मैंने उनसे पूछा आप अपने दादा दादी के साथ क्यों नहीं रहती हैं? तो दादा दादी गांव में रहती हैं। ये हमारी आज की सबसे बड़ी विडंबना है जिसको हम भूल चुके हैं। दूसरी बात हम संस्कारों की करते हैं। माँ बाप, आज से 20 साल पहले भी मैंने किसी ऐसे ही इंटरव्यू में दिल्ली में मौर्य शेराटन में कहा था कि आने वाले 20 सालों में हम अपने बच्चों को इस प्रकार का बना देंगे कि उनके पास गाड़ी होगी, घोड़े होंगे, मोबाइल होगी, घर होगा, उसको जरूरत ही नहीं किसी चीज की, उसको ललक ही नहीं है कि मुझे कुछ करना है। हम लोगों ने जो जीवन देखा, मैं चाहूंगा कि सभी लोग सहमत होंगे। डॉक्टर साहब ने भी देखा नजदीक से। डॉक्टर साहब के तो फादर साहब भी डॉक्टर थे, इवन दो इन्होंने कितनी मेहनत की, मतलब मैंने बहुत नजदीक से देखा इस परिवार को भी। मैंने गौर साहब के सानिध्य में बहुत काम किया, देखा नजदीक से। तो हमने हमारे दिमाग में रहती थी कि भाई हमारे परिवार में ना गेटअप कैसे हो, हम कैसे ग्रो हो, एक ललक होती थी कि हमको कुछ करके बढ़ना है, आगे एक बेहतरीन इंसान बनना है। आज का जो पेरेंट है अपने आप को वो कहता है मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, बट सॉरी टू से वो लिटरेट इलिटरेट हैं। दे आर लिटरेट इलिटरेट। उनसे ज्यादा अनपढ़ लोग ज्यादा समझदार हैं। रीजन, उन्होंने बच्चे के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं रखना है। उन्होंने कुछ नहीं कहना है, उन्हें पापा ये वाला हाँ ले जाओ, उसको हर चीज आसानी से मिल रही है, उसको कोई टेस्ट ही नहीं है जीवन में। उसका मतलब 10% बच्चे सिर्फ ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ है। और आज आप देखेंगे IAS में, IPS में, PSC में, मध्य प्रदेश पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसे ही लोग उठ रहे हैं जो वास्तव में जिज्ञासु रहे और उनके पास अभाव है। मुझे ये कहने में बिल्कुल झिझक नहीं होती है कि आज हमारे पेरेंट्स ही इस सब के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं देना। हमारे पेरेंट्स ही इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं और लगातार हम इस चीज को लेकर के, हम इस मुद्दे को इसीलिए लेकर के आए हैं कि कहीं ना कहीं हमको एक शुरुआत तो करनी पड़ेगी। जब इतने सारे लोग हमारे बीच में बैठेंगे और हमने इस कोशिश की है इस कार्यक्रम में, हम आपको बता दें सभी लोगों को सर कि ग्वालियर में पहली बार ये कार्यक्रम अभी हम शुरू कर रहे हैं और हमारा चैनल और हमारा अखबार, ठीक है, प्रिंट, टीवी और हमारा वेब पोर्टल, हमारा तीनों ही चीजें हैं, ठीक है। इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पर इस कार्यक्रम की हम जो शुरुआत कर रहे हैं, लगातार शहर के अंदर हम अलग अलग वार्डों में जाकर के चलाने वाले हैं ताकि हम युवाओं को कहीं ना कहीं जागरूक कर पाएं और उनको एक सही दिशा में लेके आ पाएं। और इसके लिए आप सब लोगों का सहयोग हमें बराबर निरंतर चाहिए होगा, तभी हम इस चीज को आगे कर पाएंगे। हम जानना चाहेंगे हमारे साथ में इस जगह को जो यहाँ पर जो हमें उपलब्धता दी है दिनेश जी से। दिनेश जी, आप थोड़ा सा बताइए कि आपके होटल में कई तरह के लोग आते होंगे। हम देखते हैं कि शहर में कई जगह पर होटल है और उन होटलों में भी कई बार कुछ क्राइम हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई आकर के, हमने देखा किसी होटल में सट्टा खेल रहा था और पकड़ा गया। कभी कोई गलत तरीके से कोई आया रहने के लिए, कोई लड़का लड़की, और फिर वो पकड़े गए। इसमें क्या होता है, होटल बदनाम हो जाता है। कई बार होता है कि हम उसको सही तरीके से पकड़ नहीं पाते, जान नहीं पहचानते और उसका बिजनेस कहीं ना कहीं एक ठप सा पड़ जाता है। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि अगर समाज सही होगा तो बिजनेस भी सही होगा, लोग भी सही आएंगे, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति जब काम करने जाता है तो वो ये नहीं सोचता कि मैं गलत काम करूँ, वो सोचता है कि सब अच्छा हो। तो आप किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि इस चीज का प्रभाव कहीं ना कहीं हर किसी व्यापारी के ऊपर भी पड़ता है। देखिए, इसमें होटल का भी, मैनेजमेंट का भी जिम्मेदारी रहती है। वो सामने जो भी ग्राहक आते हैं उनको देख के परख के वो सब समझता है कि किस तरह के अपने यहाँ होटल में ग्राहक आते हैं, तो वो देख के परख के दे के तो परेशानी कम। नहीं, हमारा कहना है कि समाज को होटल की जिम्मेदारी तो अपनी है ही है, तो वो तो सब करते ही हैं। उससे ही सारा प्रभाव पड़ता है। इंटरनेट का प्रभाव, परिवार का प्रभाव भी पड़ता है, प्रभाव का बराबर रहता है। ऐसा मुझे देखने में आ रहा है कि परिवार की जिम्मेदारी लोग कम उठाना चाह रहे हैं। आपसे पूछना चाहता कि मतलब आपकी बच्ची है, मैंने देखा है
बहुत टैलेंटेड है। मेरे मित्र हैं रवि भाई, और इनकी जो बच्ची है एक बहुत कम उम्र में उसने शहर के अंदर एक अपनी पहचान बनाई है और बहुत अच्छी कवि है। तो जब वो नेट पर कुछ सर्च करती होगी तो 100% कविताएं सर्च करती होगी, अच्छी अच्छी बातें सर्च करती होगी, तभी वो इतना अच्छा लिख पाती है, इतना अच्छा बोल पाती है। माँ बाप का प्रभाव कहीं ना कहीं बच्चों पर रहता है। मैं इस बात से रवि जी से थोड़ा पूछना चाहूंगा कि क्या नेट बिगाड़ सकता है, क्योंकि आपकी बच्ची भी तो दिन भर नेट पे रहती है, वो तो नहीं रहती। एक्चुअली हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे हमारे यहाँ जब हम फील्ड में जाते हैं कोई खबर बनाते हैं तो खबर एक व्यक्ति के लिए लाभदायक होती है तो दूसरे के लिए नुकसानदायक होती है, क्योंकि जिसने क्राइम किया उसके लिए नुकसानदायक है, अगर वो पकड़ा जा रहा है तो आम पब्लिक के लिए वो लाभदायक है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। वही चीज़ इंटरनेट के साथ है। इंटरनेट पे बहुत अच्छा भी बहुत कुछ है, बहुत बुरा भी बहुत कुछ है। अब बात आती है कि बच्चे उसको कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो बच्चों के पास अगर फालतू टाइम है तो वो फालतू चीज़ें देखेंगे। अगर उनके पास लिमिटेड टाइम है तो वो अपनी ज़रूरत की चीज़ देखेंगे, पहली बात। दूसरा, हमारा जो क्राइम बढ़ रहा है शहर में, क्राइम बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण है जिस पर शायद अभी तक किसी वक्ता ने नहीं बोला है, वो है बेरोजगारी। क्योंकि व्यक्ति बेरोजगार होगा, उसके ऊपर काम नहीं होगा तो वो फालतू समय व्यतीत करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करेगा जिससे कहीं ना कहीं दूसरे समाज के जो पहलू है उसको नुकसान पहुंचेगा। जब वो बेरोजगार होगा तो इंटरनेट पर फालतू की चीजें देखेगा। समय नहीं होगा उसके पास तो क्यों जाएगा वो इंटरनेट। बेरोजगारी एक समस्या है, ऐसा रवि भाई का कहना है। एक चीज निकल करके आ रही है, क्या वाकई में बेरोजगारी ही सबसे बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या। बेरोजगारी मतलब 3 लोग उनका मत है कि बेरोजगारी, आप सहमत हैं इस बात से कि बेरोजगारी इस चीज का कारण है? कहाँ का बेरोजगारी इस प्रकार है? बेरोजगारी एक कारण है। आप क्या कहना चाहेंगे? परिवार कारण है, इंटरनेट कारण है, बेरोजगारी कारण है? नहीं, मैं तो एक चीज बोलूंगा, इसमें परिवार के कोई भी माँ बाप है, अपने माँ बाप जो भी है गलत दिशा तो कभी किसी को देंगे, लेकिन बच्चे मान नहीं रहे। बच्चे मान नहीं रहे। परिवार में माँ बाप के पास भी टाइम कम रहता है, कोई वो भी सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, उतना टाइम दे पाते हैं। एक टाइम वाली प्रॉब्लम आ गई है, ये बात बिल्कुल सही करें। डॉक्टर साहब, अकेले रहते हैं इसलिए ज्यादा बिगड़ जाते हैं, ऐसा निकल करके आ रहा है कि बच्चे अकेले रहते हैं इसलिए बिगड़ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं जो भी बात चली थी बीच में इसने बोला कि इस पहलू पर हमने बात नहीं की बेरोजगारी की, तो मैंने सबसे पहले ये बोला था कि बच्चे चौराहे पे बैठ के 6 बच्चे अगर मोबाइल देख रहे हैं तो उनके माँ बाप को सोचना चाहिए वो क्या देख रहा है, वो कभी वो बेरोजगार है। लेकिन मैं आपको फिर और थोड़ा पीछे जाऊँ, इस मुद्दे को मैंने कई बार उठाया भी है। इंडिया में जो एक सबसे बड़ी समस्या है वो है, केवल एक समस्या है, एक समस्या अगर खत्म हो जाए सब समस्या खत्म हो जाएगी। अगर कोई बताएगा वो है केवल जनसंख्या विस्फोट, केवल जनसंख्या विस्फोट। और यूरोपियन कंट्री हैं या आपके वेस्टर्न कंट्री हैं, वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है, लैंड बहुत है, रोजगार बहुत है, उनका मौके बहुत हैं, लेकिन उनके पास में लोग नहीं है। अभी आप देखो, मैं भी कुछ दिन पहले मैं जर्मनी होके आया, मैं जर्मनी भी गया था, मैं वहाँ पे बहुत इंडियन लोगों से मेरी मुलाकात हुई, मेरे वहाँ रिलेटिव रहते हैं। अभी जर्मनी ने उनका काम करने वाले स्किल्ड लोग नहीं है, उन्होंने इंडिया के लिए भी आपने देखा इंडिया के लिए रैक्स कर दिया वीजा को कि इंडियन लोग वहाँ के उनका काम करने वाले नहीं है। दुनिया की सबसे अच्छी कार वहीं बनती है, BMW हुई चाहे मर्सिडीज हुई, सब वहीं बनती है, और उसमें काम करने वाले इंडियन लोग हैं। तो हमारे लोग अगर पढ़ेंगे तो बाहर जाके, जो कि हमारे यहाँ जो असली ब्रेन है, जैसे मेरी डॉटर है वो अब अमेरिका में है, बेटा मेरा वो भी बाहर जाने वाला है, तो अच्छा ब्रेन है वो बाहर चला जा रहा है। यहाँ पे कौन सा रह जा रहा है? खुरापाती जो साइबर क्राइम कर रहा है या जो क्राइम कर रहा है वो यहाँ रह जा रहा है। तो जनसंख्या से थोड़ी आपसे जानना चाहूंगा, जैसे अभी सर ने बताया कि जनसंख्या इसका कारण है, क्या आपको नहीं लगता कि जनसंख्या तो चाइना की भी बहुत है, लेकिन चाइना मतलब विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति है और अभी तेजी से नंबर 1 पे पहुंचने वाली है। तो वहाँ के लोग जो हैं हार्ड वर्कर हैं, वो काम करते हैं, उनका बनाया हुआ सामान पूरे विश्व में बिक रहा है, लेकिन वो कहीं काम करने नहीं जाते। मैंने नहीं देखा कि इंडिया में कोई चाइना का कोई बहुत ज्यादा जनसंख्या काम करने के लिए आ रही है, लेकिन इंडिया के लोग हर जगह काम करने जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो मोदी सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है या बहुत सारी सरकारें हैं, जब वो कहती है कि स्वयं का रोजगार बढ़ेगा, कि नौकरियां तो नहीं रही, सरकारी नौकरियां तो लगभग समाप्त से हो गई, इस बात को सब मानेंगे, तो स्वयं के रोजगार को बढ़ावा देकर के कहीं ना कहीं हम अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं, अपने काम को आगे बढ़ाएं। हम बच्चों को जो विदेश पढ़ने भेज देते हैं, एक हम अभी मैं अभी गौर साहब के पास आऊंगा इस बात को लेकर के कि बड़ा फक्र महसूस करते हैं जब हमारा बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा होता है, कि हमारा बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है, जब वही बच्चा हमारी बीमारी में नहीं आ पाता तब हमको तकलीफ होती है कि वाकई में हमने ये अच्छा किया था या बुरा किया था। अमेरिका जाकर के वो अमेरिका जैसे ही संस्कार ग्रहण कर रहा है। हमारी भारत की संस्कृति जो सामूहिक परिवार में रहने की थी वो तो कहीं ना कहीं हमारी खत्म हो रही है। तो मैं भी विजय साहब के पास आऊँ, फिर आपके पास आऊंगा। सर आप बताइए कि क्या मतलब जो जनसंख्या विस्फोट है वो एक कारण या बेरोजगारी कारण है? जैसा कि
जनसंख्या वास्तव में किसी भी कंट्री की अगर आवश्यकता से अधिक है तो उसके लिए सृजन दुखदायी बनती है। हिंदुस्तान में भी जनसंख्या अपने आप में बहुत बड़ा कारण था, लेकिन 1975 के बाद से जब है ना जनसंख्या को नियंत्रण करने के कानून बने, उसके बाद मैं इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं मुझे नहीं लगता किसी के 2 से ज़्यादा बच्चे हो, और सब है ना 50 के आसपास की उम्र के बैठे हैं। इनको छोड़ दीजिए हमारे अभिषेक जी को, तो एक ही होगा। तो ये क्या हुआ, सरकारों ने ध्यान तो दिया, लेकिन है ना एक जो पढ़ा लिखा वर्ग था उसने तो अपना लिया, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जिसने इसको अपनाया नहीं, और उसकी वजह से जनसंख्या लगातार बढ़ती रही। लेकिन जनसंख्या की ग्रोथ रेट को भी अगर अपन स्टडी करेंगे तो पिछले दिनों में काफ़ी कमी उसके अंदर आई है जनसंख्या की ग्रोथ के अंदर। लेकिन अगर मान लीजिए 135 करोड़ है, उसमें से मान लीजिए 50 करोड़ स्त्री और पुरुष है, तो अगर वो 2 बच्चे भी पैदा करेंगे तो वो 50 करोड़ के फिर 50 करोड़ तो पैदा कर ही देंगे ना, 50 करोड़। तो जनसंख्या एक, और मृत्यु दर कम होती जा रही है डे बाय डे। पहले 60 साल में आदमी अपने आप को बूढ़ा मान लेता था, मैं 60 साल में काले बाल करा के बैठा हूँ आपके सामने। तो मतलब एक तरीके से मृत्यु दर में भी बहुत तेजी से गिरावट आई। तो लेकिन उसका अगर सदुपयोग हो जाए, जैसे चाइना ने अपनी मैन पावर का सदुपयोग करा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम जनसंख्या से क्या कहते हैं, तुम घर में बैठो, हम तुम्हें 100 दिन की रोजगार की वो देंगे गारंटी, हम आपको फ्री में अनाज देंगे, हम 30 रुपए में 31 रुपए में आपको है ना 1 महीने का राशन देंगे। तो मुझे क्या पड़ी है, मैं काम करने मेहनत करके सड़क पर निकलूं या गड्ढा खोदूं या खेत में काम करूं। मेरी सरकार है, वोट के लिए, कोई भी सरकार, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, सरकार अगर वोट लेने के लिए हरामखोर बना रही है देश की जनता को, देश के युवा को, तो वो सरकार कहाँ ले जाना चाहती है इस देश को, गड्ढे में लेना चाहती है। दूसरा मैं एक विषय और निकल के आया था बहुत बढ़िया, कि हमारे बच्चे इंटरनेट पे क्या देख रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, इंटरनेट, गूगल, ये वो सब चीजें आ गई समाज में। कोरोना ने मेरे 10 साल के बच्चे को भी मोबाइल और लैपटॉप दिलवा दिया, एक इंटरनेट कनेक्शन दिलवा दिया, जो कि अथाह विश्व है, विश्व नहीं मतलब ब्रह्मांड है, और आपको जो मर्जी है उसके ऊपर आप देखो। तो अगर एक जमाने में टीवी जब चैनलें ऑन एयर हुई थी, तो एक फैशन टीवी आता था, उसको सुषमा स्वराज जी ने बैन कर दिया था इंडिया में दिखाने के लिए, वो बैन हो गया, उसके बाद फैशन टीवी नहीं चला। तो ये ऐसा कोई कानून देश में नहीं है क्या कि कोई ये देखे कि है ना बच्चा अगर 18 साल, मुझे 18 साल के बच्चे को स्कूटर चलाने का लाइसेंस मिलेगा जब वो 18 का हो जाएगा, कार जब चलाएगा 18 का हो जाएगा, शादी बच्ची की जब होगी जब वो 18 की हो जाएगी, इंटरनेट वो चला लेगा 10 साल में, और उसको जो मर्जी आए देखेगा, अपराध भी देखेगा, अश्लीलता भी देखेगा। नहीं, उस पर सरकार ने बैन लगाया है, बहुत सारे ऐप पर लगाया है। दिक्कत ये है कि हम सरकार ने किसी ऐप पे, जो ऐप पे बैन लगाए हैं, तो ऐसे बहुत सारे ऐप भी घूम रहे हैं। आप उसमें उसके मोबाइल पे वाले पे या उसके सॉफ्टवेयर लोड करने वाले पे आप बाउंडेशन लगाइए ना, कि आपका 18 साल का बच्चा। बताएंगे सर, कानून कैसे रोक सकता है इस चीज को? मैं आपको अभी कानून कैसे रोक सकता है इस चीज को? कोई टू